बहन जी ने कुछ नहीं किया, केवल मान्यवर साहब की बोई हुई फसल काटी है 2007 में। बहन जी डर गई हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं, बहन जी घर से नहीं निकलती हैं और जो कुछ किया था वो मान्यवर साहब ने किया, बहन जी ने कुछ नहीं किया। आज इसी बात की हम लोग पड़ताल करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह पर। साथियों, ये जो अभी आरोप मैंने गिनाए, जो आज का जो समाज है, जो बीएसपी विरोधी हों या बहन जी के विरोधी हों, चाहे विपक्षी पार्टियों के लोग हों, जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो इनकी बात करते हैं। अभी इनकी आरोपों की बात शुरू कहाँ से होगी? शुरू यहाँ से होगी कि आखिर बहन जी मान्यवर साहब के साथ कब जुड़ी? बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले जुड़ी या बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद जुड़ी? इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं कि बहन जी से भी सीनियर लीडर थे जिन्हें मान्यवर साहब मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन बहन जी को बनाया। तो बहन जी कहाँ से मान्यवर साहब के संपर्क में आई? पहले इस पे हम अगर बात करें तो 1977 में उस समय के दिग्गज नेता राजनारायण जी ने दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में जाति तोड़ो समाज जोड़ो की एक बैठक की, एक मीटिंग चल रही थी और उसमें बहन कुमारी मायावती आमंत्रित थी। तो उसमें राजनारायण बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जिसे बहन जी ने स्वयं अभी हाल ही में अपने एक भाषण में कहा, बताई पूरी कहानी कि मैंने जो है किस तरह से उनको ये कहा कि आप जो ये जो हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये दलितों के लिए सम्मान की बात है या अपमान की बात है। और संविधान में भी कहीं दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग वैध है, ये जो है संविधान में कहीं इसका प्रयोग नहीं होता है, फिर आप क्यों कर रहे हो? उसमें वामसेफ के लोगों की नज़र में बहन जी आई। उन्होंने मान्यवर साहब को बताया। मान्यवर साहब 77 में ही बहन जी के घर गए, बहन जी से बात की और बहन जी को समझाया कि तुम मेरे साथ काम करो और तुम्हें मैं वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ डीएम तुम्हारे पीछे फाइल लेके खड़े रहेंगे। मान्यवर साहब ने कहा कि तुम आईएएस या डीएम बन के कितने लोगों की सेवा करोगी? एक जिले की, और उसमें भी डीएम हमेशा सत्ता का जो है सत्ता के संरक्षण में काम करता है, सत्ता की बात मानता है। तो तुम वहाँ भी दबाव में काम करोगी, तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ डीएम तुम्हारे पीछे फाइल लेके खड़े रहेंगे। तो क्या वहाँ पर मान्यवर साहब ने केवल विधायक या मंत्री बनाने की बात कही थी बहन जी को? और आप मुझे बताइए कि कितने विधायक के पीछे या कितने सांसदों के पीछे डीएम फाइल लेके खड़े रहते हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि डीएम लाइन लगा के तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। तो डीएम अगर लाइन लगा के पीछे खड़े रहेंगे तो वो तो सूबे के मुख्यमंत्री के पीछे खड़े रहेंगे। तो बहन जी को उस दिन मान्यवर साहब ने सत्ता का वो दरवाजा दिखा दिया कि डीएम तुम्हारे पीछे लाइन लगा के खड़े रहेंगे। विधायक मंत्री बनाने की बात नहीं की थी उन्होंने, सत्ता का सर्वोच्च पद दिलाने की बात कही थी उस समय मान्यवर साहब ने बहन जी से। और बहन जी जिस समय मान्यवर साहब अपना काम कर रहे थे, वामसेफ भी नहीं बनी थी और बहन जी उसके लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन्हें पता, वो जानती थी कि अभी ये रास्ता इतना आसान नहीं है, ये रास्ता केवल अभी चलना शुरू किया है, क्योंकि वामसेफ का गठन बहन कुमारी मायावती के सामने मान्यवर साहब ने किया 1978 में। 77 में जुड़ी वो और 1978 में वामसेफ का गठन हुआ। वामसेफ का गठन होने के बाद जब प्रभुदास जी ने ये देखा कि हमारी बेटी बारंबार लोगों के साथ जाती है, उठती है, बैठती है, गांव घूमती है, तो उनको ये लगा कि ये अपने रास्ते से भटक रही है। तो उन्होंने प्रतिबंध लगाया, या तो नेतागिरी और या फिर तुम्हारा आईएएस, और आईएएस तो घर में इन और नेतागिरी तो आउट।
मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बहन कुमारी मायावती उसी समय अपना सामान लेके और बामसेव के दफ्तरों में रहने, दफ्तर दिल्ली के बामसेव के दफ्तर में रहने चली आई। उस समय 21 साल की उम्र थी। अब मुझे बताओ कितने लोग अपने घर की बहन बेटी को 21 साल की उम्र में घर से निकाल देंगे? गांव गांव गली गली दर दर ठोकरें खाने के लिए कितने लोग अपने बहन बेटियों को 21 साल की उम्र में घर से निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे ना। और उस समय बहन जी के कई भाई होते हुए भी उनका साथ देने वाले केवल आनंद कुमार थे। बहन जी का साथ देने वाले केवल आनंद कुमार थे और कोई नहीं था। और उस समय जब बामसेव में उन्होंने काम करना शुरू किया, DS4 बहन जी के सामने बना, BSP बहन जी के सामने बनी और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव बहन जी ने 2 बार लड़ा, हारी और तीसरी बार जीती। और वो उस संघर्ष के दौर की साथी रही हैं जब मान्यवर साहब को एक एक करके लोग छोड़ रहे थे। 1984 में जब पार्टी बनाई तो तमाम बामसेव के लोगों ने अपना अलग संगठन बना लिया कि हम नहीं चाहते अभी पार्टी बनाना, हम संगठन में काम करेंगे, और मान्यवर साहब को छोड़ दिया। इसके बाद 86 में एक आरोप लगता है राजीव गांधी के ऊपर कि उन्होंने बामसेव के तमाम कार्यकर्ताओं को खरीदा। तो उस समय भी बहन जी मान्यवर साहब के साथ टिकी रही और बिकने वाले बिक गए। ऐसी परिस्थिति में बहन जी ने वो संघर्ष किया और 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड में इतना बड़ा हमला झेला। अगर उस समय उनकी हत्या हो गई होती तो क्या वो उनकी अपने लिए हत्या हो रही थी क्या? शादी नहीं की, घर छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। उस समय तो परिवार का कोई साथ भी नहीं था उनके। तब जाके उससे बच गई, तब जाके 3 जून 95 को पहली बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद किसे दिया और अपनी उस सत्ता में, सरकार में 67 जीते हुए जो विधायक थे वो कौन थे? तो वो थे जो साइकिल पे वो रेडियो लगा के चूहे मारने की दवाई बेचने वाले, उसको विधायक बनाया। रोडवेज बस के बाहर खड़े होकर या रोडवेज बस में चूहे मारने की दवाई बेचने वाले को परिवहन मंत्री बनाया। वो बहन कुमारी मायावती ने बनाया क्योंकि वो मुख्यमंत्री थी, मंत्रालय देने का काम उनका था। ये ठीक है कि मान्यवर साहब उनके संरक्षक के रूप में काम कर रहे थे। मान्यवर साहब ने बड़ा काम जो है किया, स्वार्थपूर्ण काम किया, लेकिन जो ताकत थी, वो सत्ता थी, वो बहन जी के हाथों में थी। जिसको चाहते उनको मंत्री बनाती। सब्जी बेचने वाले को विधायक का टिकट दिया उन्होंने और विधायक जिताया, सांसद बनाया। पानी छिड़कने वाले कहार को उन्होंने जो है विधायक का टिकट दिया और विधायक जिताया। ये बहन जी ने काम की ये। और लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया? अप एंड डाउन ये लगे रहते हैं। वो हारा हुआ नहीं होता है जो गिर के उठता नहीं है। लेकिन बहन जी उठने का काम कर रही हैं। बहन जी दोबारा पार्टी को बनाने का काम कर रही हैं और ऐसे समय में लोगों को साथ देना चाहिए। 9 अक्टूबर की जो रैली थी वो बहन जी के आह्वान पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मेहनत का परिणाम था, जिसे बीजेपी प्रोजेक्ट रैली बताया जा रहा है। उस रैली में गरीब लोगों ने काम किया। उस रैली को इतना सफल बनाने के लिए गरीब लोगों ने अपना धन खर्च किया। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसका परिणाम है। उन्होंने भी कुछ अपना सहायता की, तब जाके इतनी बड़ी रैली वहां पर हुई। और इतनी बड़ी रैली हो गई तब विपक्षियों के नीचे की हवा खिसक रही है, उनके नीचे से कुर्सियां खिसक रही हैं कि अब इनका समाज एकजुट हो गया। अगर इनके समाज के साथ यदि मुस्लिम मिल गया, यदि ब्राह्मण मिल गया तो ये तक पहुंच जाएंगी। जी हाँ, जो सोशल इंजीनियरिंग 2007 से 2012 के बीच बहन जी ने रखी थी, अगर वो सोशल इंजीनियरिंग फिर दोबारा से लागू हो गई और मुसलमान
बहन जी के साथ आ गया, ब्राह्मण बहन जी के साथ आ गया, तो बहन जी 2027 में फिर सत्ता बनाने जा रही हैं। पूरा एससी मिला के 18% का वोट बनता है, पूरा एससी मिला के 18% का वोट बनता है। अगर इस वोट में 12% का जो मुसलमान है वो मिल जाए और 10-12% का ब्राह्मण है वो मिल जाए, तो हम आराम से 42% पहुंच जाएंगे और सत्ता बना लेंगे। सत्ता बहन जी की होगी। बस एकजुट करने की बात है और बहन जी ने वो काम शुरू कर दिया है। वो निरंतर मीटिंगें ले रही हैं, निरंतर पदाधिकारियों को जिलों में भेज रही हैं। अभी उनका फोकस फिलहाल बिहार चुनाव पर है। बिहार चुनाव की घटना बताऊं मैं आपको। एक कामना जगन्नाथ करके मोहनिया से विधायक का टिकट मांग रही थी और बसपा के रामजी गौतम जो वहाँ देख रहे थे उस प्रदेश को, बिहार को प्रदेश को देख रहे थे, तो उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट चेक किए। तो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने पाया कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है और जो निवास प्रमाण पत्र है वो यूपी का है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आप अब प्रचार कीजिए क्योंकि आपका पर्चा निरस्त हो जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त कराइए और लोकसभा में आपको हम लड़ा देंगे बिहार से। फिलहाल आप प्रचार कीजिए। तो जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बसपा पर आरोप लगा दिया कि साहब ये तो पैसा लेके टिकट दे रही हैं। बसपा टिकट ने आरोप लगा दिया कि पैसा लेके टिकट ले दे रही हैं, 30 लाख रुपये मांग रही है हमसे। और वहाँ से ओम प्रकाश दीवानी जी को टिकट दे दिया। ये जो कामना जगन्नाथ है ये चली गई साहब भाई चंद्रशेखर के पास और उनसे टिकट मांगा। भाई चंद्रशेखर जी ने कोई इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं किया और सीधे टिकट दे दिया। टिकट दे दिया, पर्चा दाखिल हुआ और पर्चा निरस्त हो गया। जी हाँ, आज वो कह रही है कि नहीं बहन जी गलत नहीं है, पदाधिकारी गलत है। क्यों कह रही है? क्योंकि दोबारा इनको बसपा में आना है। अरे भाई, जब आपको समझाया गया था आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है या तो डॉक्यूमेंट्स पूरे करती, पूरे होने की गुंजाइश अब थी नहीं, तो आपको समझाया गया, आपकी समझ में नहीं आया, आपने आरोप लगा दिया। तो इस तरह से आरोप लगते हैं। अभी हाल ही में शमसुद्दीन रायन जी को आज बीएसपी से निष्कासित कर दिया। शमसुद्दीन रायन ये वही व्यक्ति है जिन पर 2022 में 50 सीटें 300 करोड़ में बेचने का आरोप लगा। एक वीडियो वायरल हुआ था और उसमें ये कहा गया कि इन्होंने 50 टिकटें 300 करोड़ में बेची हैं। हालांकि उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं आया था, लेकिन बारंबार इनको पार्टी की तरफ से चेतावनी दी जा रही थी कि आप जो गुटबाजी कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, अभी फिलहाल लखनऊ और कानपुर मंडल में इनको लगाया गया था और ये वहाँ पर गुटबाजी पैदा करते हैं। गुटबाजी पैदा मतलब ये है कि उस जिले में 2 गुट बना देंगे और दोनों गुटों से बात करेंगे कि जलाध्यक्ष बदल देंगे, साहब पैसा दो इसके लिए, और ये पैसा ले लेते हैं और बहन जी से फिर शिकायत करते हैं, साहब ये कर रही है बहन जी, ये काम कर रहे हैं। अब बहन जी तो अपने कोऑर्डिनेटर विश्वास करेंगे जब मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं तो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, गुट बनवा के वहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। कई जगह इन्होंने ऐसा किया, उसकी शिकायत भी की। आगरा में भी, आगरा मंडल में भी लगाए गए थे ये, वहाँ भी इन्होंने ऐसा ही किया था, वहाँ से भी हटाई गई है इसी काम में, और बार बार इनको चेतावनी दी भी जा रही थी। इनके चक्कर में कई बसपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे वो निष्कासित हो गए, उनको पार्टी से निकाल, जिनके झूठी रिपोर्ट पर उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। आज ये बात साबित हो गई कि ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया बहन जी ने। तो बहन जी अगर ये काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी हित में, और बहन जी ने अपने भाषण में इस पर कह दिया था कि अब मैं समाज के साथ पूरी ताकत से लड़ूंगी, 2027 में पूरी ताकत से लड़ूंगी, कदम से कदम मिला के लड़ूंगी। ये बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है। तो जब बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है तो फिर पदाधिकारी क्यों पीछे हटें? और तभी से निरंतर बहन जी ने पहले यूपी की मीटिंग रखी, फिर पूरे देश की मीटिंग रखी, और अब उन्होंने ज़िले में छोड़ दिया है कि जाइए और ज़िले में मीटिंग कीजिए, क्योंकि अभी जो है बीएसपी पूरी बिहार चुनाव में जो है अब बिजी होने वाली है और बहन जी की रैलियाँ भी बिहार चुनाव में होंगी। और बिहार चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत पंचायत चुनाव की तैयारी और 2027 की तैयारी, 403 सीट की तैयारी है और 226 हमारी है। इस नारे के साथ बहन जी ने बिगुल फूंक दिया है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इस बार चूक ना मत, अगर इस बार चूक गए तो मामला फिर 5 साल के लिए जाएगा। इसलिए तैयारी जब बहन जी ने 2 साल पहले शुरू कर दी है तो आप भी तैयारी में जुट जाओ, जी जान लगा दो और बहन कुमारी मायावती का साथ दो। आप लोग अगर साथ दे गए और ईमानदारी से जो
पूरा समाज वर्ग जो सर्व समाज है वो इकट्ठा हो गया, क्योंकि आज हर व्यक्ति की जबान पर है कि अगर सत्ता किसे चलाई है तो केवल बहन कुमारी मायावती ने। जहाँ स्कूल बने, यूनिवर्सिटी बनी, जहाँ हॉस्पिटल्स बने, जहाँ रोड बने, जहाँ नौकरियां निकाली गई, लोगों को रोजगार मिला, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और समृद्धि और विकास की बात अगर कोई करता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी करती है और कोई नहीं करती है। ये आज लोगों के बीच चर्चा होने लग गई हैं और चर्चाएं हो रही हैं, तो इन चर्चाओं को तेज कीजिए और बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज आपके बीच आया। अगर आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मुझे दीजिए विदा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद और मानवर कांशीराम साहब अमर रहे।